फ्रेंड्स, आज का हमारा कंसेप्ट है ईजमेंट्स एक्ट 1882। तो आज का हम जनरली देखने वाले हैं इस एक्ट के अंदर ईजमेंट का मीनिंग क्या होता है और उसके टाइप्स कौन कौन से होते हैं। तो फ्रेंड्स, मीनिंग जो ईजमेंट का डील करता है वो डील करता है सेक्शन 4 ऑफ द इंडियन ईजमेंट एक्ट का। और जो उसके टाइप्स दिए गए हैं, यानी कि वो कॉन्टिन्यूस हो सकता है, नॉन कॉन्टिन्यूस या फिर इम्पेरेटिव, पॉजिटिव और नेगेटिव, जो ईजमेंट्स के टाइप्स हैं वो दिए गए हैं सेक्शन 5 के अंदर। तो फ्रेंड्स, बेसिकली हम देखते हैं कि ईजमेंट्स का मीनिंग क्या होता है। ईजमेंट का मीनिंग जनरली हिंदी भाषा में हम कह सकते हैं सुखाधिकार, या फिर ईजमेंट को जनरली लैंग्वेज में कह सकते हैं कि जब किसी दूसरे की प्रॉपर्टी को यूज करना अपने फायदे के लिए, उसको ही ईजमेंट्री राइट्स भी कहा जाता है। यानी कि एक तरह का ये राइट है, ईजमेंट राइट है, कि जो किसी दूसरे की प्रॉपर्टी पे यूज किया जाता है अपने पर्पस के लिए। फॉर एग्जाम्पल हम ले सकते हैं फ्रेंड्स, जैसे अगर 3 घर हैं, 3 घर की लेफ्ट, राइट, नॉर्थ, मतलब तीनों साइड में घर बने हुए हैं। अब क्या है कि जिसका घर सबसे पीछे है उसको प्रॉब्लम होगी, उसको रास्ता चाहिए, तो उसको आने जाने के लिए भी, मतलब वे ऑफ मूवमेंट के लिए भी रास्ता चाहिए। तो उसको जो रास्ता लेने का जो अधिकार है, या जो उसको रास्ता देगा, सपोज कि 20 फुट की जगह में उसको अगर 5 फुट किसी ने रास्ता दिया कि भाई आप हमारे यहाँ से निकल सकते हो, तो उसी को ईजमेंट्री राइट कह सकते हैं। या फिर फ्रेंड्स, जैसे कि आपने जनरली देखा होगा कि गांव में जो किसान नॉर्मली जो खेती करते हैं, हर किसान अपने घर पे ट्यूबवेल नहीं लगा सकता, और ना वो पानी की सिंचाई के लिए बारिश या और किसी पे डिपेंड रह सकता है। तो उसमें होता है क्या कि गांव में एक ट्यूबवेल लगा होता है, और फिर जो पानी और अगर खेतों से होता हुआ आगे से आगे जो जा रहा है, तो इसका मतलब वो आगे से आगे ईजमेंट्री राइट्स क्रिएट होता जा रहा है। यानी कि कोई बीच में ये नहीं कह सकता कि नहीं, ये पानी मेरे खेत से नहीं जा सकता, मैं इसको नहीं जाने दूंगा, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि ये ईजमेंट्री राइट्स क्रिएट होता जा रहा है जहां से पानी गुजरता जा रहा है। या फिर हम कह सकते हैं कि जब नॉर्मली किसी के उसमें एरिया में कुआं लगा हो, किसी के खेत में जो गवर्नमेंट लगाती है, तो कोई ये नहीं कह सकता कि नहीं, मैं आपको कुएं से पानी नहीं निकालने दूंगा, क्योंकि किसकी प्राइवेट प्रॉपर्टी है नहीं वो। तो इसी तरह के ईजमेंट्री राइट्स क्रिएट होते हैं, जो कि आज हम इस ब्लॉग में देखने वाले हैं नोट्स की हेल्प से। क्योंकि नोट्स की हेल्प के साथ मैं आपको इसलिए वीडियो शेयर करता हूं ताकि आपको एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से और फ्यूचर में आपका कंसेप्ट भी क्लियर होता रहे, इसलिए मैं साथ से साथ आपको नोट्स भी प्रोवाइड करवाता रहता हूँ। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि उसके मेन एजेंशियल्स क्या हो सकते हैं। सुखाधिकार मीनिंग तो हमने देख लिया कि जो भी किसी दूसरे के फायदे के लिए प्रॉपर्टी को यूज किया जाता है, तो उसको हम ईजमेंट या ईजमेंट्री राइट कर सकते हैं। अब इसके मेन एजेंशियल्स देखते हैं हम। तो फ्रेंड्स, इसका पहला एजेंशियल्स है कि अलग अलग 2 घर या उनके 2 मालिक का होना जरूरी है। यानी कि ईजमेंट हमेशा 2 बंदों के बीच में और 2 की प्रॉपर्टी में ही क्रिएट होगा, अपना खुद की प्रॉपर्टी में ईजमेंट्री राइट्स क्रिएट नहीं हो सकता। सेकेंड एजेंशियल है कि ईजमेंट यानी सुखाधिकार पॉजिटिव और नेगेटिव भी हो सकता है। यानी कि पॉजिटिव इस तरह हो सकता है कि जब कोई किसी को अलाउ करता है कि आप मेरी प्रॉपर्टी से गुजर सकते हो, ये रास्ता यूज कर सकते हो, तो एक तरह का पॉजिटिव ईजमेंट है। और यही नेगेटिव ईजमेंट तब हो जाएगा कि जब आपको क्रॉस करने नहीं दिया जाएगा। सपोज कि आपका वे ऑफ रोड था, आप यहाँ से जाते थे, लेकिन अब आपको मना कर दिया गया कि आप उस रोड से नहीं गुजर सकते, तो वो एक तरह का नेगेटिव ईजमेंट है। थर्ड पॉइंट है कि ईजमेंट्री राइट किसी दूसरे की जमीन से अपने लिए फायदा उठाना है, यानी कि एक तरह का बेनिफिशियल एंजॉयमेंट है कि दूसरे की संपत्ति पे, प्रॉपर्टी पे आप अपने फायदे के लिए उस उठा रहे हो, तो उसको बेनिफिशियल एंजॉयमेंट। फोर्थ टाइप है कि मालिक को अधिकार निहित होना चाहिए, यानी कि उसको राइट वेस्टेड होना चाहिए उसमें कुछ करने या ना करने के लिए किसी दूसरे की लैंड पर, और ये कॉन्टिन्यूस होना चाहिए। इसका मतलब यह है कि अदरवाइज एक ग्रांट मानी जाएगी। इसका मतलब है कि सपोज कि आपके प्रॉपर्टी में कोई लेसर रेंट पे रह रहा है, तो वो इस राइट को ग्रांट नहीं कर सकता। यानी कि उसका मालिक होना जरूरी है प्रॉपर्टी का, क्योंकि देखो जो किराए पर रह रहा है वो तो कुछ टाइम के लिए आपको ग्रांट दे देगा कि आप इतने दिन के लिए रोड यूज कर सकते हो, प्रॉपर्टी यूज कर सकते हो, लेकिन उसको ईजमेंट्री राइट्स नहीं कहा जाएगा, क्योंकि ईजमेंट्री राइट्स हमेशा परमानेंट होना चाहिए और प्रॉपर्टी के मालिकों के बीच में होना चाहिए, यानी कि 2 मालिक का होना जरूरी है। और इसके बेसिकली जो टाइप्स होते हैं, वो पहला हो गया आपका कॉन्टिन्यूस डिसकॉन्टिन्यूस। यानी कि किसी ने आपको अगर परमिट किया है कि मेरी जमीन प्रॉपर्टी से गुजर सकते हो, तो वो एक कॉन्टिन्यूस है। जब आपको मना किया गया हुआ है कि आप नहीं गुजर सकते, तो वो एक तरह का नेगेटिव ईजमेंट है। उसके बाद कॉन्टिन्यूस डिसकॉन्टिन्यूस, यानी कि वो जिसमें ह्यूमन इंटरफेरेंस ना हो, जैसे कि राइट ऑफ वे, वाटर की, पानी, धूप, इसमें ह्यूमन का इंटरफेरेंस कोई नहीं है, तो ये एक तरह का कॉन्टिन्यूस ईजमेंट है। उसके बाद डिसकॉन्टिन्यूस ईजमेंट क्या, जिसमें ह्यूमन इंटरफेरेंस हो, जैसे कि राइट ऑफ वे। यानी कि कॉन्टिन्यूस का एग्जांपल हुआ कि एयर, वाटर का, और नॉन कॉन्टिन्यूस का हुआ राइट ऑफ वे, जिसमें ह्यूमन आपको ग्रांट करता है कि आप हमारा रास्ता यूज कर सकते हैं, जा सकते हैं। थर्ड होता है अपेरेंट एंड नॉन अपेरेंट,
अपेरेंट मीन्स कि जिसको देखा जा सकता हो, जैसे कि यहाँ से रास्ता बना हुआ है हमें दिख रहा है, और उसी तरह नॉन अपेरेंट की जो भी अंडरग्राउंड सीवर्स वाटर पाइपलाइंस है उसको हमें नहीं दिख रहा, तो वो एक तरह का नॉन अपेरेंट ईजमेंट है। तो आइए फ्रेंड्स, आगे वीडियो को ज्यादा लेंथी ना करते हुए पूरी नोट्स की हेल्प से पूरा से मीनिंग और टाइप्स देखते हैं अकॉर्डिंग टू प्रोविजन ऑफ द इंडियन ईजमेंट्स एक्ट, जो कि सेक्शन 4 एंड 5 में दिया गया है। और फ्रेंड्स, इसी तरह की वीडियो को आप देखने चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाली वीडियोस भी आपको टाइम टू टाइम मिल जाए। तो आइए स्टार्ट करते हैं नोट्स वाइज आज का ये टॉपिक इंडियन ईजमेंट्स एक्ट के अंदर। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं कि डेफिनेशन के अकॉर्डिंग इसका क्या मीनिंग है। सो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 4 ऑफ द इंडियन ईजमेंट एक्ट, एन ईजमेंट इज अ राइट which the owner or occupier of certain land possesses as such for the beneficial enjoyment of that land to do and continue to do something, or to prevent and to continue to prevent something being done in or upon or in respect of certain others land not his own. फ्रेंड्स, ईजमेंट बेसिकली एक तरह का राइट्स है जिसे हम ईजमेंट्री राइट्स भी कहते हैं। ये वो राइट है जो कि ओनर है किसी लैंड का या ऑक्यूपायर है, उस पर कब्जा किया हुआ है या उस पर रहता है, तो उस जगह का फ़ायदा उठाने के लिए वो किसी और को या कुछ करने के लिए या कुछ नहीं करने के लिए किसी दूसरे के लैंड को यूज़ करता है अपने फ़ायदे के लिए। फ्रेंड्स, इसको हम ईजमेंट को हिंदी में सुखाधिकार भी कहते हैं, यानी कि अपने फ़ायदे के लिए किसी दूसरे की संपत्ति को यूज़ करना, इसे ही सिंपल लैंग्वेज में ईजमेंट या सुखाधिकार कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर क्या है कि आपको घर से निकलने के लिए रास्ता नहीं है, तो आगे वाला बंदा जो है वो बाउंड है कि आपको वो रास्ता देगा। अब जो भी आगे का रास्ता देगा उसे ईजमेंट राइट कहते हैं। जैसे जिस व्यक्ति को रास्ता मिलेगा उसे हम डोमिनेंट ओनर यानी मुखिया कहते हैं, और जिस व्यक्ति को जो जगह मिलेगी उसको डोमिनेंट हेरिटेज, जो कि हम आगे देखते हैं कि डोमिनेंट एंड सर्वेंट हेरिटेजेस एंड ओनर्स। The land for the beneficial enjoyment of which the right exists is called the dominant heritage, and the owner or occupier thereof is the dominant owner. The land on which the liability is imposed is called the servant heritage, and the owner or occupier thereof is the servant owner. यानी कि फ्रेंड, जिस व्यक्ति को रास्ता मिलेगा उसको हम डोमिनेंट ओनर कहेंगे, और जो रास्ता जो होगा, जो उसको जगह मिलेगी उसको डोमिनेंट हेरिटेज, और जिसकी ज़मीन थी यानी कि जिसको रास्ता देना पड़ा वो सर्वेंट ओनर, और जो ज़मीन उसको देनी पड़ी उसको हम कहेंगे सर्वेंट हेरिटेज या सर्वेंट टेनिमेंट। फॉर एग्जांपल, आपने देखा होगा फ्रेंड्स गांव में कि एक जगह ट्यूबवेल होता है, तो हर किसान तो ट्यूबवेल लगा नहीं सकता, तो उस ट्यूबवेल से पानी जो है वो दूर दूर तक जाता है। जब दूर तक जाएगा तो किसी न किसी के खेत से या लैंड से होता हो जाएगा। अब तो जो पानी पास होता जा रहा है उसे हम ईजमेंट ही क्रिएट होता है। अब जो सबसे लास्ट में होगा वो ईजमेंट्री राइट का फायदा उठा रहा है। ये सेक्शन कहता है कि बेसिकली कि कोई भी किसान पानी नहीं रोक सकता, यानी कि अगर आपके लैंड से ट्यूबवेल का पानी जा रहा है, आगे पास हो रहा है, तो उसको हम ये नहीं कह सकते कि इस पानी को यहाँ से नहीं जाना चाहिए या आप उसको बंद नहीं करते। इसको ही हम सिंपल लैंग्वेज में ईजमेंट्री राइट्स कहते हैं। So here it is to be noted that whenever immovable property is involved, there are certain rights connected with the enjoyment of such immovable property, without which such property cannot be conveniently held and fully enjoyed. और फ्रेंड्स, ये जो इजमेंट्री राइट्स है ये बेसिकली इमूवेबल प्रॉपर्टी से डील करता है कि जो भी आपकी इमूवेबल प्रॉपर्टी है उसको आपको एंजॉय करने का अधिकार है। जैसे कि आपको पड़ोसी की यहाँ से धूप और हवा का भी अधिकार है, वो भी एक इजमेंट्री राइट्स में ही इंक्लूड है, और इसके काफ़ी टाइप्स होते हैं, वो अब आगे हम वीडियो में देखते हैं। सो फ्रेंड्स, इसके सबसे पहले हम इसके हम एग्जांपल्स देखते हैं सबसे पहले, उससे कि आपको एक कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा ईजमेंट का, सुखाधिकार का। तो पहला एग्जांपल है, इफ ए हैज़ अ राइट ऑफ वे थ्रू द गार्डन ऑफ हिज नेबर बी टू रीच हिज ओन हाउस, हिज राइट ऑफ वे इज कॉल्ड एन ईजमेंट। यानी कि ए को राइट है अपने मतलब घर पे जाने के लिए, बी के गार्डन से होते हुए अपने घर पे पहुंचने के लिए, तो वो ईजमेंट है। सेकंड, ए एज द ओनर ऑफ अ सर्टेन हाउस हैज द राइट टू गो ऑन हिज नेबर्स लैंड एंड टू टेक वाटर फॉर द पर्पस ऑफ हिज हाउस होल्ड आउट ऑफ अ स्प्रिंग देयर इन, दिस इज एन ईजमेंट। यानी कि पड़ोसी के जो भी वहाँ पे कुआं लगा हुआ है, ट्यूबवेल लगा है, वो वहाँ से अपने पानी अपने हाउस होल्ड पर्पज से ले सकता है, ये भी एक ईजमेंट है।
And third is A, as the owner of a certain house, has the right to conduct water from B's stream to supply the fountain in the garden attached to the house. यानी कि वो अपने मतलब फुहारे से पानी लेना चाहता है कि अपने घर में मतलब यूज़ के लिए, तो भी उसको उसका अधिकार है। अब हम देखते हैं उसके एजेंशियल्स क्या हैं, मेन। तो फ्रेंड्स फर्स्ट ईजमेंट का एजेंशियल है, देयर मस्ट बी टू डिफरेंट टेनेमेंट्स एंड देयर टू डिफरेंट ओनर्स. The first and foremost essential of an easement is that it is apportioned to the dominant tenement and the owner thereof. That is, the dominant owner acquires this right over the servient tenement. Thus, easement is right over another's property. That is, jure in re alienea. In order to acquire easement, there must be two different owners, and a person cannot acquire the easement over his own other land. यानी फ्रेंड ईजमेंटरी राइट्स को क्या है कि किसी दूसरे की प्रॉपर्टी से ही एक्वायर किया जा सकता है. एक फ्रेंड्स एक कोई भी पर्सन अपनी प्रॉपर्टी पे ही ईजमेंटरी राइट्स एक्वायर नहीं कर सकता. सपोज कि एक काफ़ी बड़ा लैंड है और वो सब आपका ही है, आप उसमें से मतलब अपने वहाँ पे ट्यूबवेल भी लगाया है और घास भी है, मतलब सब कुछ है, तो आप अपने लैंड पे उस चीज़ को यूज़ कर रहे हो तो वो ईजमेंट की राइट में नहीं आएगा. ईजमेंट का बेसिकली सबसे फर्स्ट एजेंशियल है कि वो जो है आप राइट एक्वायर कर रहे हो किसी दूसरे की प्रॉपर्टी पे, यानी कि अपने फ़ायदे के लिए जब किसी दूसरे की प्रॉपर्टी को बेसिकली यूज़ किया जाता है उसको हम ईजमेंट्री राइट्स कह सकते हैं. The other land in or upon which the right is to be exercised must not be owned or occupied by him but some other person. It must also be noted that easement can be acquired either by the owner or the occupier of the landed property. Occupier here means a person who is the possessor of the land as a tenant, mortgagee and lessee, etc., but not a person as trespasser. Second initial is easement may be positive or negative. From the point of view of the mode of enjoyment, easement may either be positive or negative. The positive easement is that under which the dominant owner is entitled to do something in or upon the immovable property of the servant owner. The negative easement is that under which the dominant owner is empowered to restrain the servant owner from doing something upon his land. For example, A has a right to take water from B's stream. This is a positive easement. And second is A has a right to restrain B from raising construction on his land. This is a negative right. यानी कि फ्रेंड्स किसी ने अपने को परमिट किया है कि मेरी ज़मीन से आप आ जा सकते हो, तो ये एक तरह का पॉजिटिव ईजमेंट है. एंड सेकेंडली किसी ने मना किया है कि आप अपने खेत से पानी नहीं जाने दूंगा या फिर आप मेरी लैंड से होके नहीं गुजर सकते अपने घर तक के लिए, तो वो एक तरह का नेगेटिव ईजमेंट है. सो ये पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है. नेक्स्ट एसेंशियल इज ईजमेंट इज द राइट ऑफ बेनिफिशियल एंजॉयमेंट ऑफ द लैंड. The expression to do something as given in section 4 includes removal and appropriation by the dominant owner for the beneficial enjoyment of the dominant heritage of any part of the soil of the servant heritage or anything growing of subsisting thereon. The expression beneficial enjoyment includes also possible convenience, remote advantage, and even a mere amenity. Thus, profit a plenary, which is defined separately under English law, is also included under above expression. Thus, a person as the owner of a certain land or house is entitled under above expression. Thus, a person as the owner of a certain land or house is entitled to take fish out of another's pond or cut the wood for the beneficial use of his own land. यानी कि फ्रेंड्स इसमें ईजमेंट्स में क्या है कि आप दूसरे को अपने बेनिफिशियल पर्पस से यूज़ नहीं कर सकते. फॉर एग्जांपल कि आपके पड़ोस में बंदे ने पोंड लगाया हुआ है, उसमें कुछ फिशेस हैं, मछलियाँ हैं, आप उसके प्रेमाइसेस में जाते हो और वहाँ से मछलियाँ ले आते हो, या फिर साथ में उनके कोई काफ़ी पेड़ पौधे हैं, आप जाके पेड़ पौधे काट लेते हो, तो दिस इज़ नॉट एन ईजमेंटरी राइट. Fourth essential is there must be a right vested in such owner or occupier to do and continue to do something, or to prevent and continue to prevent something being done in or upon in respect of some other land. It must be noted that a right to do a single isolated act but not to repeat it may be the subject of a grant. However, such a grant right cannot be called an easement. यानी कि फ्रेंड्स आप जब कभी कभार जाते हो, क्योंकि ईजमेंटरी राइट्स तो होता क्या है कि आपको अपने फ़ायदे के लिए परमानेंटली ही उसको
अधिकार मिले, लेकिन हमें कभी कभार उस चीज पे आना जाना है तो वो इजमेंटरी राइट नहीं कहा जाएगा, वो सब्जेक्ट टू द ग्रांट ऑफ द ओनर। दिस इज सो बिकॉज द कंसेप्ट ऑफ ईजमेंट नेसेसरली इन्वॉल्व्स नॉट द राइट टू डू वन सिंगल एक्ट, यानी कि कोई भी एक सिंगल एक्ट को हम ईजमेंट का नाम नहीं दे सकते, बट टू कंटिन्यू टू डू सच एक्ट इन द फ्यूचर ही, उसी को हम ईजमेंट कहते हैं। द सेम ऑब्जर्वेशन वुड अप्लाई टू द वर्ड्स टू प्रिवेंट एंड कंटिन्यू टू प्रिवेंट। तो फ्रेंड्स अब इसके काइंड्स देखते हैं, टाइप्स ऑफ ईजमेंट्स विच हैज बीन गिवन इन सेक्शन 5। सो बेसिकली सेक्शन 5 के अनुसार टोटल 4 टाइप्स के ईजमेंट्स होता है। तो फर्स्ट इज कॉन्टिन्यूस ईजमेंट्स। अ कॉन्टिन्यूस ईजमेंट इज वन हुज एंजॉयमेंट इज or may be continued without the act of a man. For example, a right annexed to B's house to receive light by the window without obstruction by his neighbor. This is a continuous easement. यानी फ्रेंड्स वो राइट जिसमें ह्यूमन इंटरफेरेंस ना हो, ह्यूमन एक्ट ना हो, जैसे राइट ऑफ एयर, वाटर, तो ये कॉन्टिन्यूस ईजमेंट कहलाता है। सेकेंड है डिसकॉन्टिन्यूस ईजमेंट, जिसमें ह्यूमन इंटरफेरेंस हो, जैसे कि राइट ऑफ वे। A discontinuous easement is one that needs the act of man for its enjoyment, यानी कि इसमें भी किसी आदमी का, पर्सन का दखल होना जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल, right of way annexed to A's house over B's land, this is a discontinuous easement. Third is apparent easement. An apparent easement is one the existence of which is shown by some permanent sign which upon careful inspection by a competent person would be visible to him. For example, rights annexed to A's land to lead water either across B's land by an aqueduct or to draw off water thence by a drain. The drain would be discovered upon careful inspection by a person conversant with such matter, and these are apparent easements. यानी कि फ्रेंड्स apparent easement वो होते हैं जिन्हें हम देखा जा सकता है, जैसे कि यहाँ से रास्ता बनाया है तो या कोई ड्रेन खोदना, या फिर एग्जांपल है कि ए को बी के घर से धूप आ रही है तो उसने बिना पड़ोसी के इंटरफेरेंस से जो किया है वो कॉन्टिन्यूस ईजमेंट है। और राइट ऑफ वे जो है उसको अगर कोई रोकता है जिसमें ह्यूमन इंटरफेरेंस चाहिए तो वो डिसकॉन्टिन्यूस है। ए बी के ज़मीन पर कुएं से पानी ले सकता है, ये एक तरह का एपरेंट है, ईजमेंट में आएगा। एंड लास्ट एग्जाम्पल इज राइट अनेक्स्ट टू एज हाउस टू प्रिवेंट बी फ्रॉम। फिर अगला है नॉन एपरेंट ईजमेंट। A non-apparent easement is one that has no such sign. For example, a right annexed to A's house to prevent B from building oil his own land. This is a non-apparent easement. Besides the above 4 kinds of easements, according to section 6, easement may further be divided into 3 heads, that is permanent, temporary and conditional. So the permanent easement is presumed to be the permanent until the contrary is proved. Second is temporary or limited easement. Such an easement may be limited as to duration, as for a limited period or subject to periodical interruption, right to take water from another's well during hot seasons, and enjoyment by confining it to a certain place or certain times or a particular purpose. Third is conditional easement. Such a condition may attach to the commencement of the easement or the becoming void of the easement or the voidability of the easement on the happening of a certain certified event or the performance or non-performance of a specified act. So friend, this is the complete video on the concept of easementry, जिसे हम हिंदी में सुखाधिकार भी कहते हैं। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई होगी तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए ताकि आने वाली वीडियोस आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। और जैसे अभी तक सपोर्ट किया है फ्रेंड्स आपने सबने, तो इसी तरह आगे सपोर्ट करते रहिए ताकि फ्यूचर में इंटरेस्टिंग वीडियोस आपको अवेलेबल कराता